दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच का राजनीतिक रिश्ता एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है जहां से वापसी की कोई उम्मीद फिलहाल तो लग नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार खुद ही 32 सांसदों की के जुगाड़ पर सरकार को चला रही है, यानी बहुमत के आंकड़े से 32 सांसद पीछे है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने सहयोगी दलों के साथ इस प्रकार के खेल पर क्यों उतरी हुई है? दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत हुई है अमित शाह के द्वारा एक टीवी इंटरव्यू से। और उस टीवी इंटरव्यू में बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तर्ज पर बिहार में भी तो खेला नहीं होगा, इसी सवाल के जवाब को जिस प्रकार से टालने की कोशिश की और स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, बस वहीं से बिहार में राजनीति शुरू हो गई। फिर बाबा साहब वाला बयान तो था ही। और इन सब से आगे देखें तो 2 दिनों तक जो दिल्ली में भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई, उन बैठकों के बाद बिहार जाते जाते जिस प्रकार से भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हुए, वो बयान एक तरफ अपने मुख्यमंत्री और अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में, वो बयान नवीन पटनायक और नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने के संदर्भ में, और भारत रत्न के पीछे जिस कथित मंशा का जिक्र हो रहा है उसे लेकर, और इन सब से आगे भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सत्ता, अपने नेतृत्व में सत्ता चाहती है। इस एजेंडे पर मुहर तो 2020 में ही लग चुकी थी, जब चिराग मॉडल का पूरा स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा खेला गया था, बिहार की जनता के बीच खेला गया था, बंद कमरों में नहीं खेला गया था। तो क्या अब एक नई स्क्रिप्ट तैयार की गई है? आखिर वो कौन सी स्क्रिप्ट है जिसने नीतीश कुमार को अंदर तक हिला दिया है? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंध उस नाजुक मोड़ तक पहुंच गए हैं जहां से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब खुले स्वर में निमंत्रण भेजा जा रहा है नीतीश कुमार को। सांप्रदायिक ताकतों की जगह सेकुलर ताकतों के साथ आकर सेकुलर ताकतों को और उस ताने बाने को मजबूत करने जैसे शब्दों के साथ नीतीश कुमार को औपचारिक निमंत्रण जैसे हालात में लाकर खड़ा किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि मुख्य विपक्षी दल सत्ता का नेतृत्व कर रही पार्टी को अपने पाले में आने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजने की हद तक चला जाए, लेकिन यह हो रहा है। चाहे राजद प्रवक्ता के द्वारा नीतीश कुमार का जाने अनजाने में किया गया बचाव हो, संभावनाओं का खेल राजद के संसदीय दल के नेता करते हुए नजर आए, या राजद के विधायक सीधे सीधे निमंत्रण ही देते नजर आए, राजनीति में खेला होने की बात करते नजर आए। दरअसल इन सब के पीछे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो आज के दौर में चला रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, इस देश में एक एक व्यक्ति को पता है कि बीजेपी को पूरी तरह से अमित शाह चला रहे हैं, जो भारत सरकार में नंबर 2 है। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कभी भी गुजरात से लेकर दिल्ली तक अल्पमत की सरकार नहीं चलाई थी, बहुमत के आंकड़े वाली ही सरकार चलाई थी, अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, तो उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर के लिए भी अमित शाह के अलावा नरेंद्र मोदी को किसी और पर भरोसा है नहीं। और जब इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी, मसलन गुजरात में 2002, 7 और 12 में, और दिल्ली में 2014 और 19 में, तब जब अमित शाह की अहमियत इतनी थी, तो आज की तारीख में जब 32 सांसद कैसे पूरे करके साथ में बनाए रखे जाएं ताकि बहुमत की परिस्थितियां बनी रहे, तो उस परिस्थिति में आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि अमित शाह की भूमिका कितनी बड़ी है। अमित शाह के ऊपर नरेंद्र मोदी का ओवर रिलायंस, यानी जरूरत से ज्यादा निर्भरता किस कदर है। अब वही अमित शाह बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर बनते देखना चाहते हैं, और ये बात अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पटना में कहते हुए कल नजर आए थे। ये अलग बात है कि 30-40 मिनट के बाद ही वो अपने बयान से पलटते हुए नजर आए, और जब वो बयान से पलटते हुए नजर आए तो लोगों को तो पता चल ही गया तब तक कि उनकी असली मंशा क्या है। और वैसे भी चिराग मॉडल 2020 में जो हुआ, उसके बाद उस मंशा में कुछ बचा नहीं था।
लेकिन सवाल यही है कि वो कौन सा सीक्रेट नंबर है जो अंदर खाने शाह साहब के द्वारा भाजपा नेताओं को और भाजपा के साथ साथ विश्वस्त सहयोगी दलों के लिए तय किया गया है। और इसी सीक्रेट नंबर के सहारे नीतीश कुमार को साथ रखकर चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही है। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव यदि नियत समय पर भी हुआ तो 10 महीने दूर है। समय से पहले हुआ तब तो मार्च के बाद कभी भी हो सकता है या मार्च के पहले भी हो सकता है, लेकिन हम नियत समय पर ही माने तो भारतीय जनता पार्टी 2010 के अपने नंबर 91 को पार करना चाहती है या कम से कम वहां तक पहुंचना चाहती है। और बीजेपी का जो एजेंडा है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी प्लस चिराग पासवान प्लस जीतन राम मांझी, जिन दोनों को कैबिनेट मंत्री पद दे रखा गया है, इनके साथ संभव हो तो 122 के आंकड़े तक भी पहुंचा जाए या कम से कम 110 सीटों तक जरूर पहुंच जाया जाए ताकि नीतीश कुमार के बिना भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाई जा सके। यही वो 110 का सीक्रेट नंबर है जहां भारतीय जनता पार्टी लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ पहुंचना चाहती है। कम से कम वहां तक 122 पार हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 110 के सीक्रेट नंबर जो बना रखे गए हैं वहां तक पहुंचने का एजेंडा है ताकि नीतीश कुमार के 50, 60, 70, 80 जितने भी विधायक हो सरकार बनाने के लिए उसकी कोई खास जरूरत ना रहे। और इस सीक्रेट नंबर की जानकारी जो राजनीतिक सूत्र दावा कर रहे हैं, अंदरूनी जानकारी रखने वाले अंतःपुर के सियासी लोग जो दावा कर रहे हैं, निजी बातचीत में जो दावा कर रहे हैं, उसके बाद यह साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार को जो ऑफर राजद की तरफ से मिल रहा है, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों में साथ लाने की जो बेसब्री दिख रही है, उस बेसब्री के पीछे कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के द्वारा एक चैनल पर्दे के पीछे से परमानेंट खुले रहने के कारण उत्पन्न हुई है, जिसको आमतौर पर बिहार के बाहर लोग पढ़ नहीं पाते। अब कैसे नहीं पढ़ पाते, क्यों नहीं पढ़ पाते, वो बातें अलग है, लेकिन एक सवाल तो जरूर है कि जो सरकार खुद बैसाखियों पर हो और जिनकी बैसाखी पर हो उन्हीं को किनारे लगाने की कोशिशें भला कैसे कर सकती है। 1 दर्जन सांसद है नीतीश कुमार के और 1 दर्जन सांसद नरेंद्र मोदी की सरकार के बने रहने या सत्ता से रुखसत हो जाने की भूमिका तैयार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे में फूट डालने की कोशिशों में कामयाबी मिल गई है? अब तक तो ऊपर से ऐसा नहीं दिखता। या वाईएसआरसीपी के सांसदों को अपने साथ लाने में कामयाबी मिल गई है? कहीं ना कहीं से नंबर का जुगाड़ तो बीजेपी ने करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत प्राप्त किए हैं, तभी जाकर जेडीयू को छेड़ने की हद तक बीजेपी जा रही है। क्योंकि जब तक अपना घर सुरक्षित नहीं होता तब तक कोई दूसरे के घर को फूंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह आम जिंदगी में भी होता है और यह सियासत में भी होता है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसके बारे में कई सारे लोग कह रहे हैं कि बजट तक तो सरकार स्थिर है, बजट के बाद एनडीए में नीतीश कुमार शायद न रह पाए। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, क्या बजट तक भी ये सरकार चलेगी? क्या बजट तक भी नीतीश कुमार इतनी सारी बातों की और इतनी सारी राजनीतिक मंशा की जानकारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करेंगे? आप देख ही रहे हैं कि पटना में महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाने पर एक खास विचारधारा के लोग हंगामा कर दे रहे हैं। क्या यह नीतीश कुमार को बर्दाश्त है कि महात्मा गांधी के भजन पर उनके राज्य में एक खास विचारधारा से आने वाले लोग हंगामा करें? इस देश में गांधी के ऊपर, जहां गांधी के 7 पापों को सार्वजनिक तौर पर चौक चौराहे पर कि 7 पापों से मनुष्य को बचना चाहिए जो गांधी जी कहते थे, उसे कई जगह नीतीश कुमार ने लिखवाया ताकि लोगों को जानकारी मिले। हर यात्रा की शुरुआत वो चंपारण से करते हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि से। वहां गांधी के प्रिय भजन और उस पर भी कोई सवाल खड़े करे, उस पर भी किसी को आपत्ति हो, भला ये नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे? एक तरफ अंबेडकर पर सवाल, दूसरी तरफ महात्मा गांधी के भजन पर सवाल, तीसरी तरफ नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री बनाने की एक
मनसा का सार्वजनिक रूप से उद्घोष, चौथी तरफ जनता दल यूनाइटेड को किनारे रखकर भी, यानी साथ में रख के लेकिन किनारे रख के भी 122 तक के आंकड़े तक पहुंचने की बेसब्री। क्या इन सब परिस्थितियों को देखकर नीतीश कुमार चुप रह जाएंगे? बाबा साहब अंबेडकर पर उठाए गए सवाल से महादलित और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता क्या महसूस कर रहे हैं, यह बात नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। गांधी जी के ऊपर उनके भजन पर आपत्ति जताने वाले लोगों की मानसिकता के बाद नीतीश कुमार पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इस बात को भी नीतीश कुमार महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जिन चीजों को महसूस कर रहे हैं वो यही है कि चुनाव के बाद क्या। लेकिन नीतीश कुमार बाद का मौका देते नहीं अक्सर। याद कीजिए 2024 की जनवरी को, तब भी तो बजट 1 महीने बाद था या 15-20 दिन बाद था। क्या बजट का इंतजार किया था राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ने के पहले नीतीश कुमार ने? नहीं किया था। और 28 जनवरी को ही बिहार में सत्ता परिवर्तन तो नहीं लेकिन विपक्ष परिवर्तन हो गया था। 28 जनवरी को ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की जगह विपक्ष के नेता बन गए थे और विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, जो अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का उद्घोष करते फिर रहे हैं, वो विपक्ष के नेता से उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बजट सत्र तक नीतीश कुमार इंतजार करेंगे, क्या बजट सत्र तक जनता दल यूनाइटेड में टूट की भूमिका तैयार की जाएगी? क्या नीतीश कुमार को या उनकी सरकार को पहले ही निपटा करके बिहार को राष्ट्रपति शासन में धकेलने की भूमिका तैयार की जाएगी? और ये सारा प्लॉट नीतीश कुमार अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे? कई सारे सवाल हैं और कई सारी आशंकाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, जो 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य बिहार को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या यही सब देखने और यही सब करने के लिए नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई थी? क्या इन्हीं सब चीजों के लिए नीतीश कुमार पूरे बिहार की प्रगति यात्रा कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीतिक प्रगति जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक विसर्जन के रूप में सामने आ जाए? जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। और जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो उस दिन को भी याद करेंगे जब 2010 में प्रचंड जीत नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिली थी। 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिल गई थी और 91 सीटों तक भाजपा पहुंच गई थी। तब 91 सीटें भाजपा की जीत को देखते हुए नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, अकेले ही मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस को बुला लिया था जहां कोई भाजपा नेता मौजूद नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत एक तरफ नीतीश कुमार को डरा रही है, या ताकत बढ़ाने की मानसिकता एक तरफ नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर असुरक्षित महसूस करा रही है, दूसरी तरफ लालू यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो 5 साल इंतजार करने के लिए भी तैयार है, उन्हें राजनीतिक तौर पर और ज्यादा असुरक्षित कर रही है कि क्या ये 5 साल का इंतजार अगले 20-25 साल में तो नहीं बदल जाएगा। और दोनों ही परिस्थितियों में बिहार की राजनीति में एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पर्याय, एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी लेकिन दोस्त दोनों माने जाने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव इस गेम प्लान को सक्सेसफुल होने देंगे, सफल होने देंगे, इसकी गुंजाइश बेहद कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बजट सत्र के पहले ही, जी हां, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही सरकार का चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन सरकार के स्वरूप में परिवर्तन की पूरी संभावना दिख रही है। आगे आगे देखते जाइए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ने का मौका देते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गेम किए जाने या गेम किए जाने की संभावना को पहले ही निरस्त कर देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो कदम बढ़ा दिया, जनता दल यूनाइटेड ने अंदर खाने कितना कदम बढ़ाया और कितना अभी कदम बढ़ाने से हिचक रही है, इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि जेडीयू में फैसले लेने वाले एक लोग नहीं है, राजद में तो एक परिवार है। जनता दल यूनाइटेड में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को है और वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, और वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो पूर्व के उदाहरणों को देखकर हम यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब चुप्पी साध लेते हैं तो बिहार की सियासत नई दिशा में चल पड़ती है। तो क्या बिहार की सियासत नई दिशा में अब चल पड़ी है? थोड़ा इंतजार कीजिए। सीक्रेट नंबर की बात नीतीश कुमार के पास दरअसल पिछले
1 महीने से होने की बात कही जा रही है कि 110 के फिगर को भाजपा, लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ हर हाल में छूना चाहती है, 122 तक भी पहुंचाना चाहती है। और यही आशंका नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर अपनी भूमिका को फिर से तय करने के लिए विवश करती हुई नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।